अंदर ले गए। नक्श जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। तभी यशवर्धन ने कहा, नक्श बेटा, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। तभी यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे अब हमारे क्लाइंट्स भी जाने लगे हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। तुरंत ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा बताइए, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। मैं कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप मानने को तैयार हैं तो ठीक है, वरना मैं चलता हूँ। अब तुम अपनों के सामने शर्त रखोगे? चलो बताओ, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मेरी पहली शर्त ये है कि अगर मैं कंपनी वापस ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं ही बनूंगा। नक्श की पहली शर्त ने ही यशवर्धन को झटका दे डाला था और वो चौंकते हुए बोले, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? नक्श, तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? नक्श ने जब अपने दादाजी की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। मैं जानता था कि आपने मुझे यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है दादू। तुम्हारी दूसरी शर्तें क्या है? मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे जुरिस्डिक्शन में होगा। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। नक्श की इन बातों पर यशवर्धन कुछ देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। यशवर्धन ने अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने के बाद नक्श से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। नक्श वहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक एग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। एग्रीमेंट पेपर देखते ही यशवर्धन ने अपनी नजर उठाई और नक्श से कहा, ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ, उसके बाद मैं सिर्फ आपके साइन पर ही भरोसा कर सकता हूँ, और इस पेपर की मैं एक कॉपी भी लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें और मेरी बात को दिल पर ना ले। आखिर आप मेरे दादाजी हैं, इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं। शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। मुस्कुराते हुए नक्श भी केबिन से बाहर चला गया। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा, तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए नक्श ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया। चित्रा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और अनिका एक कोने में बैठी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी, नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बता कर गया है? कुछ दिनों से उसका दिमाग खराब हो गया है।
मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका गुस्से से लाल पीली हो उठी और तुरंत ही लैपटॉप बंद करते हुए बोली, ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैंने 1 हफ्ते पहले उसे रमणीक भाई की शॉप से वो सेट लाने को कहा था और वो भुलक्कड़ भूल गया। आज मैं सोच रही थी कि उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊं, लेकिन ये महाशय तो घर पे ही नहीं है। मम्मी क्या है ये? क्या मेरी ही किस्मत में ये होना लिखा था? आपने मेरी शादी उस लड़के से क्यों कराई? अरे तेरे सवालों के जवाब तो ऊपर जाकर तेरे पापा ही दे सकते हैं। तेरे साथ में मेरी भी किस्मत फूट गई। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला बोल ही रहे थे कि तभी नक्श वहाँ आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसी समय चित्रा ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। और हाँ, यहाँ तुम्हारी कामचोरी के बारे में बातें चल रही हैं, समझे? अनिका को ऑफिस के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने चिढ़ते हुए चित्रा से कहा, मम्मी प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वहाँ विहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़ते हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, देखो, कामचोरी में तुम सबसे आगे निकल गए हो। मैं आज तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, तो मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ से लौटते समय रमणीक भाई की शॉप से मेरा सेट उठा लेना। अब चलो।